बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें कवर की थी जिसमें हमने हिस्टोग्राम से शुरू किया था और हिस्टोग्राम की हमने टाइप्स देखी थी। अगर आपके पास इक्वल इंटरवल्स हैं तो हिस्टोग्राम आपकी किस तरह से प्लॉट होती है, और अगर आपके पास अनइक्वल थे तो उस वक्त हम किस तरह से प्लॉट करते थे। आपके पास जो हिस्टोग्राम होती थी वो ये थी। कंटिन्यूस डाटा के लिए और डिस्क्रीट डाटा के लिए आप किस तरह से हिस्टोग्राम प्लॉट करते थे वो देखा था, जिसमें हम डिफरेंस देखते थे कि दो वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है उसको आप टू पे डिवाइड करते थे इक्वल, दोनों साइड्स पे आप उसका पोर्शन दे देते थे। और डिस्क्रीट डाटा के केस में आप जब प्लॉट करते थे हिस्टोग्राम तो वो आपकी उस तरह से बनती थी। इसके अलावा हमने पाई चार्ट को देखा था। पाई चार्ट में असल में आपके पास एंगुलर चार्ट होता है, रिप्रेजेंटेशन होती है, और बेसिकली वो ज़्यादातर आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल को शो करने के लिए यूज़ होता है। तो उसमें हम 360 जो डिग्री सेंटीग्रेड कह रहा हूँ, 360 डिग्री जो आपके पास एंगल आता है, आप उसी का पोर्शन में डिवाइड करते हैं। किन के पोर्शन में डिवाइड करते हैं? जितने भी आपके पास कैटेगरी डाटा की। तो वो पाई चार्ट जी था आवाज। जिसमें जी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी किसी ने कुछ कहना है तो काइंडली कह लो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पाई चार्ट हमने देखा था, हिस्टोग्राम देखी थी। हिस्टोग्राम के बाद हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होती है और आपके पास फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होती है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमने जो हिस्टोग्राम के टॉप के ऊपर आपके पॉइंट्स थे जो मिड वैल्यूज होती थी हर क्लास की, उसको मार्क किया था हिस्टोग्राम के ऊपर। तो दरमियान वाली वैल्यूज को जब आप मार्क करके लिंक करते थे तो आपके पास क्या बन जाता था? आपके पास आ जाती थी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और उसी को आप स्मूथ करते थे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कर्व आती थी। अब हमारा एक टॉपिक रहता था इस चैप्टर में से जो बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक है, उसको अभी कवर करते हैं और उसके बाद जो है वो हम फर्दर आगे चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद उससे मतलब फर्दर आगे बढ़ने से पहले ये है कि अगर किसी का कोई आपके पास क्वेश्चन है तो वो काइंडली आप पूछ लें, ताकि पहले वो क्लियर कर लें, उससे आगे जो है वो फिर हम चले जाएं। तो प्लीज़ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पिछले लेक्चर्स में से तो वो काइंडली आप पूछ लें, अगर नहीं है तो फिर हम फर्दर आगे चलते हैं। ठीक है जी। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली स्कैटर प्लॉट्स। स्कैटर प्लॉट्स क्या होते हैं? ये आपके पास आते हैं जब आप मल्टीपल वेरिएबल्स को प्लॉट करते हैं। कोई रेफरेंस वेरिएबल आपके पास एक की बजाय दो या तीन हो, कैसे? इसकी एग्जांपल अगर आप इस तरह से लें कि अगर हम एक क्लास में मेजरमेंट्स करते हैं, हम एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उस ऑब्जर्वेशन के दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज बेसिकली रिलेटेड टू द हाइट ऑफ, सेकंड वन इज रिलेटेड टू द वेट ऑफ द इंडिविजुअल। तो एक आपके पास हाइट की वेरिएबल्स आते जाएंगे, हर स्टूडेंट की वैल्यू आती जाएगी, यानी एक वेरिएबल आ गया हाइट का और एक आ गया हमारे पास वेट का वेरिएबल। तो दो वेरिएबल्स आ गया आपके पास, यानी आपने डाटा दिया पूरी क्लास का, तो हर इंडिविजुअल की दो चीज़ें आपने नोट की, एक उसकी हाइट और एक उसका वेट। तो इस केस में आपके पास वेरिएबल्स कितने हो गए? टू वेरिएबल्स हो गए। इसको आप कहते हैं बाई वेरिएट डाटा। ठीक है, बाई वेरिएंट डाटा। बाई वेरिएट डाटा कहते हैं। बाई वेरिएट डाटा से मुराद बाई का मतलब दो होता है और वेरिएट का मतलब वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल्स आपके पास आ रहे हैं। इसकी जब आप प्लॉटिंग करते हैं तो आप असल में सेक्शन, क्रॉस सेक्शन निकालते हैं। क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते हैं? आपके पास जो भी दो वैल्यूज हैं, लाइक आपके पास एक्स आई है और वाई आई है। एक्स आई का केस जो आपके पास है, वो अगर आपको, अच्छा मैं मेरी एक ना उससे पहले थोड़ी सी एक बात सुन लें कि ये अटेंडेंस जो है ना वो आज मैं कॉल करूंगा, आप नहीं लिखेंगे चैट में।
तो जिस चीज़ की मैं कॉल करूँगा अटेंडेंस वही लीव करेगा आपके जो होगा हमारे पास लेक्चर में। तो लेक्चर को उसी टाइम आप लीव करेंगे जब मैं आपकी अटेंडेंस कॉल करूँ, अदरवाइज आप लीव नहीं कर सकेंगे लेक्चर को। ठीक है जी। तो बार बार चैट में मैसेजेस अभी ना करें, अभी लेक्चर को चलने देते हैं ताकि हम चीज़ों को कवर करें। और सेकंड जो चीज़ होगी ना वो हम ये जब मैं आपका नाम या रोल नंबर कॉल करूंगा तो तब आपने उसका रिस्पांस में जो है ना वो अपना अटेंडेंस को मार्क करना है, उससे पहले नहीं करना। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। स्कैटर प्लॉट्स की हम बात कर रहे थे कि इसमें दो तरह के वेरिएबल्स आ गए। अब अगर आपके पास दो वेरिएबल्स आ जाएं तो आपने करना ये होता है कि एक वेरिएबल को आप लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर और एक वेरिएबल को आप लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। एक वेरिएबल को आप लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर और दूसरे वेरिएबल को आप लेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। और आपने जब इसको मार्क करना होगा तो आपने क्या करना है, एक के लिए फर्ज करें अगर दो डिफरेंट चीज़ें हैं तो एक के लिए आप कर देते हैं क्रॉस को मार्क और एक के लिए कर देते हैं डॉट को मार्क। कहाँ पे आएंगे, यानी ये आएंगे वहां पे जहाँ पे इन दोनों की इंटरसेक्शन वैल्यूज हैं। इस चीज़ को समझने के लिए एक नीचे एग्जांपल दी गई है जिसमें आपके पास असल में डाटा आर रिकॉर्डेड ऑन मिल्क यील्ड ऑफ कॉ। कॉ का जो मिल्क है उसकी यील्ड का डाटा आपके साथ शो किया गया है, जिसमें मॉर्निंग की वैल्यूज हैं, मॉर्निंग के टाइम पे आप जितना मतलब यील्ड करते हैं मिल्क उसकी वैल्यूज हैं और इवनिंग की वैल्यूज हैं। तो 4.5 है, सर 6 है, 5। सॉरी सर, ये जो अभी आपने डॉटर क्रॉस बताई समझ नहीं आ रहा है, इसे दोबारा रिपीट कर दें। जी जी, ये पॉइंट आप देख लें, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर फर्दर नहीं होगा तो मैं दोबारा उसको फिर ब्रीफ कर दूँगा। ओके सर। अच्छा जी। इसमें है ये कि आपके पास दो वैल्यूज आ गई मिल्क की यील्ड की, एक मॉर्निंग की वैल्यू आ गई और एक इवनिंग की वैल्यू आ गई। तो कितने वेरिएबल्स हो गए हमारे पास, दो वेरिएबल्स हो गए। एक मॉर्निंग टाइम आपके पास वेरिएबल आ गया और एक आ गया इवनिंग का टाइम का वेरिएबल। तो अब आपने करनी है इसकी प्लॉटिंग, जिसको आप कहते हैं स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट इज यूज्ड फॉर मल्टाई वेरिएबल्स। तो मल्टाई वेरिएबल्स के केस में आपके पास क्या होगा, दो आपके पास वेरिएबल्स आ गए, अब आपके पास हर वेरिएबल की वैल्यूज आ। जैसे अगर मॉर्निंग की वैल्यू देखें, पहली वैल्यू है 4.5 और इवनिंग में पहली वैल्यू है आपके पास 5.5। अब चलते हैं इसकी प्लॉटिंग की तरफ। ये इसका प्लॉट है जिसमें आपने एक्स एक्सिस के ऊपर मॉर्निंग की वैल्यूज को स्केल कर दिया। स्केल से मुराद आपने इक्विलिएट डिस्टेंस के ऊपर उसकी मार्किंग कर दी कि जी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से चलेंगी जी मॉर्निंग की वैल्यूज। और इवनिंग की वैल्यूज आपने कर दी वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट। तो दोनों वेरिएबल्स आपने इस तरह से अटैच कर दी। अब आपके पास पहली वैल्यू जो है मॉर्निंग के केस में वो है 4.5 और इवनिंग में आपके पास पहली वैल्यू है 5.5। तो आप करेंगे क्या, आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। 3.4 और 4.5 आपके पास यहाँ पे आ रहा है। ये अगर आप बात करें किसकी बात करें जी, एक्स एक्सेस की यानी मॉर्निंग की वैल्यू की बात करें तो 4.5 यहाँ पे आ रहा है। और ये जो वाई एक्सिस है इसमें कितना मूव करेंगे आप, 5.5। यानी आपका पहला पॉइंट जो है वो ये आ जाएगा, ये जो पहला क्रॉस सेक्शन है ये यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद अगर दूसरी वैल्यू की बात करें तो दूसरी वैल्यू आपके पास 6 और 6.5। मॉर्निंग का आप 6 देखेंगे और इवनिंग का 6.5। ये 6 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, टॉप की तरफ जा रहा है और 6.5 यहाँ से लेंगे। तो ये आपका क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। इस इंटरसेक्शन के ऊपर आप क्रॉस और डॉट को यूज करते हुए क्या करते हैं, आप प्लॉटिंग करते हैं। और ये यूज कब होता है स्कैटर प्लॉट, जब आपके पास मल्टी वेरिएबल्स हों, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों। तो ये उस केस में आपके पास जो है यूटिलाइज हो रहा होता है। करना क्या होता है, आपने मार्किंग करनी होती है। सिंपल मार्किंग करते कैसे हैं, मार्किंग आपने इंटरसेक्शंस के थ्रू करनी होती है। अब ये दरमियान में एक लाइन जा रही है, ये लाइन आपको असल में ये बताती है कि आपके पास जो 2 पॉइंट इसकी स्लोप जो है वो 45 डिग्री होती है। 45 से मुराद ये है कि 2 के ऊपर लगेगा पॉइंट, फिर लगेगा 3 के ऊपर पॉइंट, फिर 4 के ऊपर पॉइंट, 5 के ऊपर पॉइंट, 6 के ऊपर पॉइंट, 7 के ऊपर पॉइंट। ये जो इन पॉइंट्स को मिलाती जाए लाइन जाएगी, दरमियान वाली जो लाइन जा रही है ये स्ट्रेट लाइन, ये आपकी असल में रेफरेंस लाइन कहलाती है। जिससे आप करते क्या हैं, इससे आप करते ही हैं, रेफरेंस लाइन से आपको इस चीज़ का आइडिया हो सकता है कि किस वक्त एवरेज ज़्यादा आ रही थी, किस दिन में एवरेज ज़्यादा आई है और किस दिन में एवरेज कम आई है। या आपका डाटा एवरेज से अबव लाई कर रहा है या बिलो लाई कर रहा है। तो स्कैटर प्लॉट आपको इन चीज़ों को जज करने में जो है वो यूटिलाइज हो रहा होता है।
अब अगर किसी का कोई पॉइंट है स्कैटर पॉइंट से रिलेटेड तो वो पूछ लें। सर पॉइंट्स जो लगाए थे वो समझ आ गई, लेकिन रेफरेंस लाइन की समझ नहीं आई कि ये कैसे जी प्लॉट करनी है। जी, रेफरेंस लाइन आपने प्लॉट करनी है जब आपके पास मतलब अगर आपके पास रेफरेंस लाइन हम प्लॉट करना चाहें तो रेफरेंस लाइन के पॉइंट्स आपने लगाने। यहाँ पे तो ये लाइन बनी है ना, लेकिन लाइन ये बनी है पॉइंट्स को मिला के। पहला पॉइंट आप लगाएंगे 0 0 के ऊपर, अगर आप 0 0 से रेफरेंस स्टार्ट कर रहे हैं। फिर 1 1 के ऊपर पॉइंट लगेगा, यानी 1 ऑफ एक्स एंड 1 ऑफ वाई। अब अगर यहाँ पे हम बात करें तो 2 ऑफ 2 से शुरू हुआ, 2 ऑफ एक्स एंड 2 ऑफ वाई। उसके बाद आपके पास आ गया 3 ऑफ एक्स एंड 3 ऑफ वाई, ये पॉइंट आ गया। फिर आ गया 4 ऑफ एक्स एंड 4 ऑफ वाई, 5 ऑफ एक्स एंड 5 ऑफ वाई। सर लेकिन फिर ये जी, स्ट्रेट लाइन तो बनती नहीं है, नहीं क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही पॉइंट्स नहीं, ये ये जो अभी वैसे। आपको। जी सॉरी। सर स्ट्रेट लाइन फिर कैसे बनेगी? देखे ना, 4 इतना आगे जा रहा है, 4 और 4 को अगर इंटरसेक्ट करें तो वो पॉइंट काफी आगे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हाँ, स्ट्रेट लाइन है। लाइन स्ट्रेट ही बनेगी। देखिए मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि ये जो स्केलिंग की हुई है ना एक्सेस की, अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस की जो विड्थ है स्केल की वो डिफरेंट आ रही है, वाई एक्सिस के स्केल की विड्थ आपके पास डिफरेंट आ रही है। जब आप एक्चुअल में इसका प्लॉट करेंगे ना, ग्राफ को प्लॉट करेंगे, तो आप इसको इक्वी डिस्टेंट रखेंगे। इक्वी डिस्टेंस क्यों रखेंगे? इसलिए रखेंगे क्योंकि आपके पास जो एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू आ रही है, या लाइक आपके पास मिल्क की यील्ड ही एक्स एक्सिस के ऊपर है और मिल्क की यील्ड ही वाई एक्सिस के ऊपर है। तो अगर आपके पास आइडेंटिकल वैल्यूज हैं दोनों तरफ, तो आप उसका डिस्टेंस रखेंगे सेम। इस केस में आपके पास डिस्टेंस सेम नहीं रखा हुआ, और ये जो प्लॉटिंग शो की गई है ये सिर्फ आपको बताने के लिए शो की गई है, ये एज पर स्केल नहीं है। ठीक है, जब आप स्केल के अकॉर्डिंगली बनाएंगे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन ही आएगी, ये एज पर एक्सक्यूज स्केल मी नहीं सर। है, ये जो फिगर है। डिस्टेंस हमारे ऊपर है कि हम सेम रखें या चेंज करें, इन्होंने नहीं तो नहीं, बेहतर है आप चेंज। सेम रखें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो बेहतर है कि आप सेम रखें। अगर आप चेंज करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, और कॉम्प्लेक्सिटी मतलब गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके सर। ठीक है जी, और किसी का कोई पॉइंट है तो पूछना। सर ये जो आपने रेफरेंस लाइन ड्रॉ कराई है, इसमें जो एक्स एक्सिस का और जो वाई एक्सिस का पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स को मिलाना है, या इन्हीं हम दोनों आगे पॉइंट्स की पीछे कुछ कर सकते इंटरसेक्शन। हैं? मतलब इसका मीडियन एवरेज ही निकालनी है, रेफरेंस लाइन बेसिकली ये जी है। जी 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 जी, ठीक एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो हमारा पेंडिंग था, और वो पेंडिंग क्वेश्चन था लास्ट वाला क्वेश्चन। उसको अब आप लोग परफॉर्म करेंगे। वो क्वेश्चन बनता है जी, एक तो एग्जांपल्स आपने ये करनी है। अच्छा, इन एग्जांपल्स को ज़रा जल्दी से देख लेते हैं ये कि हैं क्या। आपके पास जो पहली एग्जांपल है, सैंपल ऑफ सॉइल नाइट्रोजन एंड यील्ड आर टेकन इन ईच ऑफ द 7 रैंडमली सिलेक्टेड एग्रीकल्चर लोकेशंस। 7 लोकेशन है, उनमें आपने सॉइल नाइट्रोजन और उसकी यील्ड जो है उसकी स्टडी की है कि वो क्या क्या वैल्यूज आती हैं। तो 7 लोकेशन आ गई आपके पास, और 7 ही डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए, 2 किस्म के। एक में आपके पास यील्ड आ रही है और एक में सॉइल नाइट्रोजन आ गई है। आपने आप इसको प्लॉट करना, तो आपके पास एक साइड पे यील्ड आ गई और एक साइड पे आ गई सॉइल नाइट्रोजन। अगेन आप इंटरसेक्शन निकालेंगे इन दोनों वैल्यूज का, और वहाँ पे आप क्या करते जाएंगे, मार्क करते जाएंगे पॉइंट्स। ठीक है जी, तो ये आपके पास स्कैटर प्लॉट बन जाएगा। अच्छा जी, बाई वेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, सैंपल ऑफ 25 स्टूडेंट्स वर टेकन एंड देयर हाइट। जी, सर ये जो अभी आपने लास्ट में एग्जांपल बताई है, इसमें रेफरेंस लाइन तो है ही नहीं। इसमें नहीं है रेफरेंस लाइन। ये आपसे अगर पूछा जाए तो आप रेफरेंस लाइन प्लॉट करेंगे, अगर नहीं पूछा जाए, सिर्फ स्कैटर प्लॉटिंग पूछा जाए तो आप स्कैटर प्लॉट करेंगे। ठीक है सर। हाँ जी, असल में ये इन्हीं चीज़ों को जब एक्सेल में हम करेंगे ना स्टडी, तो ये ऑलरेडी लाइंस वहाँ पे होती हैं, इनको आप ट्रेंड लाइंस कहते हैं। और ट्रेंड लाइन जो बनती हैं ये बिल्कुल मैंने आपको सिंपल जो अभी बताया ना, वो ये है कि आप इंटरसेक्शन निकालते जाते हैं, सिमेट्रिकल इंटरसेक्शन। लेकिन असल में जो ट्रेंड लाइन की थ्योरी है ना, वो अलग सी पूरी की पूरी थ्योरी है जिसमें आप ट्रेंड लाइंस को प्लॉट करते हैं। तो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते सिचुएशंस को, हम बिल्कुल सिंपल लेके चलते हैं सिचुएशन, क्योंकि वो आपसे रिलेटेड नहीं है, वो प्योरली मैथमेटिकल चीज़ें हैं। या अगर आप एमएस में कोई रिसर्च पेपर लिखेंगे तो वहाँ पे आपने वो ट्रेंड्स वगैरह को शो करना होता है, उसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो सिंपली अगर आपसे स्कैटर प्लॉटिंग में स्कैटर प्लॉटिंग पूछा जाए और उसके साथ ट्रेंड लाइन को पूछा जाए या रेफरेंस लाइन के बारे में पूछा जाए तो फिर आप प्लॉटिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जी सर। एग्जाम। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 25 स्टूडेंट्स का सैंपल आपने लिया जिनमें उसकी हाइट को मेजर किया आपने एक्स एक्सिस की एक्स वैल्यूज की अकॉर्डिंगली और उनके वेट्स को मेजर किया आपने वाई के अकॉर्डिंगली। द मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट इज 4.3 एंड 5.9 फीट रिस्पेक्टिवली। द मिनिमम मैक्सिमम वेट, मिनिमम और मैक्सिमम वेट आ गया आपके पास। अच्छा जी, मिनिमम और मैक्सिमम वेट का आप आइडिया लगा सकते हैं इन वैल्यूज को देखते हुए, और आपके पास हाइट की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी। फॉर हाइट वी टेक 4 क्लासेस विद एन इंटरवल। इसमें क्लासिफिकेशन मतलब आप क्लासेस बना रहे हैं, तो आप करके रहे हैं, आपने 4 क्लासेस बनाई हाइट के केस में। 0.5 का आपने क्या लिया, इंटरवल लिया, यानी 4 से अगर स्टार्ट हो तो 4.4, 4.5 से अगली क्लास स्टार्ट होगी, 4.9 तक जाएगी सेम, इसी तरह से आगे ये चलती जाएंगी क्लासेस। ये है हाइट के केसेस की। और अगर आप बात करें वेट की, तो वेट में आपने क्या किया, वेट में आपने ये किया, अच्छा इसकी पहले आपने की, ये आपने बना ली इसकी क्लासेस बना ली। क्लासेस के बाद आप इसकी क्लास बाउंड्रीज, क्लास लिमिट्स के बाद आप इसकी क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। उसमें मैंने बताया था कि अगर पॉइंट से आगे एक डिजिट का आपके पास डाटा हो तो आपने उसको फर्दर एक और आगे डिजिट ले जाना है, जिससे इसमें 4.0 तक आपकी पहली लोअर लिमिट पहली क्लास की, ये जो आपके पास 4.0 है ये आपके पास पहली लोअर लिमिट थी, तो आपने इसमें से 0.05 अब माइनस करना है, 0.5 माइनस नहीं करना, तो आपने इसको ज़्यादा एक्यूरेट करते जाना डाटा को, तो 0.95 हो जाएगा, 3.95 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 4.45। इस तरह से ये इसकी बाउंड्री नेक्स्ट वाले की बन जाएगी। 4.5 में से अगर आप 0.05 माइनस करते हैं तो 4.45, और नेक्स्ट आपके पास 4.95 बन जाएगी। ये बन गई हमारे पास क्लास की बाउंड्रीज, ठीक है। अब as usual the class boundaries have been obtained by averaging the upper class limit of one class and lower class limit of the next class. That is the first class boundary is basically equal to 4.445, वो मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आ रही है, and so on. For weight we take 5 classes, उसमें 5 classes हैं और equal आपने distance रखा 5, तो 44 से वो स्टार्ट हुआ, 49 तक आपकी पहली क्लास आई। अब 44 को अगर आप इसकी बाउंड्री में कन्वर्ट करना चाहें तो ये आ जाएगा 43.5 और 49.5, सेम इस तरह से 49.5 और 54.5। ये यहाँ पे मिस्टेक है, जब आप क्लास बाउंड्री की बात करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 44 से अगर 0.5 आप माइनस करते हैं, ये सब में स्टार्ट जो है 45 से स्टार्ट हो रहा है। 45 से स्टार्ट अगर आप लेते हैं 45, 46, 47, 48 और 49, ये 5 वैल्यूज बनती हैं। ये 44 नहीं है, यहाँ पे गलती है इसमें, इस एग्जांपल में ये असल में 45 है जो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो 45 से आपने स्टार्ट किया, 49 तक लेके गए, जब आप उसकी बाउंड्रीज बनाएंगे तो 44.5 आ जाएगा और 49.5 आपके पास अपर लिमिट आ जाएगी, और इस तरह से बाउंड्रीज बन जाएगी। Starting from first pair, all 25 pairs are assigned to the classes they belong. The first pair is basically 5.5 and 60. 5.5 और 60 आपके पास 5.5 आप देखेंगे। अब आपने किया ये कि आपने लेफ्ट साइड पे या कॉलम की मार्किंग में आपने ये किया कि रो वाइज इसकी वेट की वेरिएशन दे दी। यहाँ पे ये वेट इस तरह से वेरी कर रहा है, हर रो में आपके पास डिफरेंट क्लास है वेट की, और हाइट की वेरिएशन आपने कॉलम वाइज दे दी, हर कॉलम में आपके पास डिफरेंट क्या है जी, हाइट है। तो अगर हम पहले वाले डाटा की बात करें, पहले पॉइंट की बात करें तो वो है 5.5 और 60। 5.5 और 60 किस में आएगा हमारे पास, 5.5 अगर बात करें तो वो आता है हमारे पास इस वाले रीजन में, और 60 आ रहा है हमारे पास ये वाला रीजन। तो आपका एक मार्किंग पहला मार्क यहाँ पे आ जाएगा 5.5 और 60 वाला। 60 आपने देखा कि वेट की किस क्लास में 60 लाई कर रहा है, किस बाउंड्री में लाई कर रहा है, उसकी क्रॉसपॉन्डिंगली और हाइट के क्रॉसपॉन्डिंगली आपने पहला पॉइंट लगा दिया, ये आपका आ गया पहला मार्क, पहली मार्क। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरे में हमारे पास है जी 5.45 और सॉरी दूसरे में है आपके पास पॉइंट जो है वो ऊपर से देख लेते हैं, 5.5 और 60 था, दूसरा था 5 और 55। 5 और 55 किस में आएगा जी, 5 आपका यहाँ पे लाई कर रहा है 4.9 और 5 इसमें लाई कर रहा है, और 50 आपके पास कहाँ पे लाई कर रहा होगा, 55 है, सॉरी 5 है और 55 जी, 5 और 55 है। तो 5 आपके पास हाइट के इस कॉलम में लाई करेगा और 55 जो है वो इसमें लाई करेगा, तो एक पॉइंट यहाँ पे आएगा।
इस तरह से आप 25 पॉइंट्स के टैली मार्किंग करेंगे। हाइट आपने ली कॉलम वाइज वेरिएबल और वेट आपने लिया रो वाइज वेरिएबल। ये बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी का टेबल। इसमें अगर कुछ समझ नहीं लगी तो आप दोबारा पूछ लें। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास। अब आपके पास अगर मैं ये कहूँ कि डाटा कहाँ पे आपके पास मैक्सिमम लाई कर रहा है, तो वो कहाँ पे लाई कर रहा है? आपके पास ये वाला जो पॉइंट है जिसमें आपके पास 5 वैल्यूज आ रही हैं, वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, यानी स्टूडेंट की जो एवरेज लाई करेगी वो तकरीबन आपके पास, अगर पूछा जाए कि स्टूडेंट्स की मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स किस रीजन में लाई करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जी इस रीजन में लाई करते हैं जिनका वेट आपका रेंज कर रहा है 54.5 से 59.5 तक, और उसकी हाइट जो है वो 4.95 से लेके 5.45 तक। तो ये आपने सिर्फ उसको पिक्टोरियल एविडेंस को देखा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखा, और आपको आइडिया हो गया कि क्लास की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ लाई कर रही है वो स्टूडेंट्स की इस वाले पोर्शन में लाई कर रही है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको असिस्ट कर रही है। ठीक है। स्कैटर प्लॉटिंग के बाद हमारा एक क्वेश्चन पेंडिंग था, इसी आपके पास जो एक्सरसाइज थी उसका लास्ट क्वेश्चन था 2.16। तो अब आपके पास ये टोटल पूरी की पूरी एक्सरसाइज है जिसमें 2.17 में आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ इस तरह के छोटे मोटे से ट्रू एंड फॉल्स वाले सवाल हैं। तो ये आपने 2.1 तक आप पूरी एक्सरसाइज को कवर करना। इसमें से अगर कोई चीज़ नहीं समझ लगेगी तो जो परसों क्लास है उसमें आप लोग पूछ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें आपका क्विज होगा, सेकंड क्विज, जिसमें ये सेकंड चैप्टर आपका इंक्लूडेड होगा। ठीक है जी यहाँ तक। अच्छा जी, नेक्स्ट है चैप्टर 3 जो है मेजर्स ऑफ लोकेशन की। मेजर ऑफ लोकेशन से मुराद ये है कि आपने मीन, मीडियन और मॉड निकालना है। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, तो इनको अगर आप सिंपली समझते जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा असिस्टेंस होगी और आप इजीली इसको कवर अप करते जाएंगे। अगर आप इसको ये समझेंगे कि ये पता नहीं कितनी मुश्किल चीज़ है, तो फिर ये थोड़ी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। मीन, मीडियन और मॉड कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है, हार्मोनिक मीन क्या होती है। आपने सिंपल अगर हिस्टोग्राम प्लॉट करना सीख लिया ना, तो आप जो आपके पास कंटिन्यूस डाटा होता है, यानी आपके पास जो वो आपने क्या उसे कहते हैं कैटेगराइज किया हुआ डाटा होता है, या जो प्राइम सेकेंडरी डाटा होता है, उसकी भी इवन आप मीन, मीडियन और मॉड निकाल सकते हैं। प्राइमरी डाटा के मीन, मीडियन, मॉड निकालना तो बहुत ईजी होता है। जैसे हम कहते हैं जी इन वैल्यूज़ के मीन निकालना, तो हम करते हैं टोटल सम करते हैं, सारी वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज से, तो वो आपके पास आ जाता है, या कुछ इस तरह की और चीज़ें होती हैं। तो प्राइमरी डाटा के ऊपर ऑपरेशन करना तो क्वाइट ईजी है, लेकिन जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो गए हैं हिस्टोग्राम के, तो आपके लिए बहुत इजी होगा सेकेंडरी डाटा के ऊपर भी प्लॉटिंग। इसमें बहुत सिंपल चीज़ें हैं, 5 से 6 चीज़ें हैं मेनली जो हमने हर डाटा के लिए एवेलुएट करनी होती हैं। इसमें मीडियन होता है, मीन होता है, मॉड होता है, ये 3 का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन निकालनी होती है और हार्मोनिक मीन निकालनी होती है। तो ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। इसमें से अगर हम बात करें अरिथमेटिक मीन एंड वेटेड मीन की, सबसे पहले जो आपके पास मीन की टाइप आ रही है वो आपके पास आ रही है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन की। तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है क्या असल में? अरिथमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडिंग द सम बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बिल्कुल सिंपल मीन होती है, वो आपकी अरिथमेटिक मीन कहलाती है। उसमें आप करते क्या हैं कि आप सारी वैल्यूज़ का समेशन करते हैं, जितनी भी वैल्यू हैं उनको आप सम अप करते हैं और नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। ये आपकी अरिथमेटिक मीन कहलाती है। इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर दैट इज म्यू एंड यूज्ड एज अ सिंबल फॉर द पॉपुलेशन मीन, और इसको आप पॉपुलेशन मीन के लिए यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला जो बनेगा हमारे पास वो क्या होगा, म्यू इक्वल टू, इफ यू आर being provided with n number of values y1, y2, y3 एंड सो ऑन, आप चलते जाएं yn तक आपके पास वैल्यू है, यानी n नंबर ऑफ वैल्यूज हैं आपके पास। तो आप करेंगे क्या, अगर आपको पॉपुलेशन मीन इसका निकालना हो तो आप करेंगे क्या कि इन सारी वैल्यूज को आप एडअप करेंगे, दैट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 एंड सो ऑन अप टू प्लस yn। ये आ गया आपके पास समेशन, and you are going to divide with the number of observation, that is n in this case,
कैपिटल है। तो आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अगर 25 ऑब्जर्वेशन है तो 25 से डिवाइड कर देंगे, और जो ऊपर उनका सम आ रहा है सारी वैल्यूज का, वो आपके पास आ जाएगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 1 ओवर n, और आपके पास अंदर ब्रैकेट में क्या आ रहा है, समेशन आ रही है सारी वैल्यूज की। फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन में ये इसको हम सिग्मा की टर्म्स में लिख सकते हैं। सिग्मा आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टू n, एंड वाई आई, इन सारी वैल्यूज को आप सम अप करेंगे और उसकी नंबर ऑफ वैल्यू से आप डिवाइड कर देंगे। जितना यहाँ पे डिजिट होगा, समेशन की अपर लिमिट होगी, उसी से आप डिवाइड कर देंगे। ये है आपके पास पॉपुलेशन का मीन। इसको आप कहते हैं म्यू कहते हैं, और ये है क्या, अरिथमेटिक मीन। ठीक है जी, इसको पॉपुलेशन मीन भी कहते हैं, अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। The mu is a parameter, a fixed value, and is usually unknown in practice. It is also called as arithmetic mean, abbreviated as AM. A dot m अगर लिखा हो तो इसका मतलब arithmetic mean ही होगा। The estimation of population mean mu is sample mean and is denoted by y dash. Y dash is a statistic and its value varies from sample to sample drawn from the population. इस बात का क्या मतलब है? The estimate of population mean mu is sample mean. सैंपल की अगर आप मीन एवेल्युएट करते हैं, यानी म्यू इज पैरामीटर, उस वक्त पैरामीटर होगा जब आप सारी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक उसमें से एक सैंपल चूज करते हैं, 20 वैल्यूज, आपने 100 में से 20 वैल्यूज चूज करनी, तो आपके पास 20 वैल्यूज का एक सैंपल आ गया। उस सैंपल में आप इसको जो सैंपल की मीन कहेंगे, और इसको डिनोट करेंगे आप वाई बार के साथ। वाई के ऊपर लगाएंगे बार। वाई बार इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिक्स में आप क्या करते थे, आप सैंपल को ऑब्जर्व कर रहे होते थे, और पॉपुलेशन या पैरामीटर में आप क्या कर रहे होते थे, पॉपुलेशन को इन्वॉल्व कर रहे थे। और जब आप वाई बार की बात करेंगे तो वाई बार की वैल्यू हर सैंपल के लिए अलग होगी। आपने पहली 20 वैल्यूज ली, उसका एक अलग वाई बार आएगा, फिर अगली 20 ली, उसका अलग वाई बार आएगा, इस तरह से आगे चलते जाएंगे। The sample mean y bar of n observation that would be equal to small y1, small y2 and so on up to yn. तो अगर एक पॉपुलेशन की बात करें, उसके आपके पास इंडिविजुअल हर सैंपल के मीन्स आ जाएंगे। मगर मसलन आपने 100 वैल्यूज आपके पास टोटल पॉपुलेशन में, आपने उसके बनाए 5 सैंपल, तो एक सैंपल में कितनी वैल्यूज आई, 20। उसका एक आपके पास क्या निकलेगा जी, मीन निकलेगा, जिसको आप सैंपल का मीन कहते हैं, जिसको आप वाई बार के साथ शो करते हैं। तो वाई बार आपके पास आ गया, हर एक के लिए अलग अलग। अब अगर आपने इसको इन्हीं को एक पॉपुलेशन के ऊपर करना हो तो आप क्या करेंगे, वो जो 5 आपके पास वाई बार आए हैं डिफरेंट, उनको आप सम करेंगे और नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। यानी इस केस में आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 5 नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, और आपने वाई बार हर सैंपल के लिए अलग निकाला है। तो जो आपने 5 वाई बार निकाले हैं उनको सम करेंगे और नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी किस चीज़ की, पॉपुलेशन के केस में आपके पास वैल्यू आ जाएगी अरिथमेटिक मीन की, एएम की। ठीक है जी, इसमें अगर क्लैरिटी नहीं तो आप पूछ लें। इसमें कोई डिफरेंस है कि वाई बार मतलब वाई बार को ही हम अरिथमेटिक मीन बोलते हैं? जी सॉरी, वाई बार क्या कह रहे हैं? सर मैं ये पूछ रही हूँ कि वाई बार जो है हमारे पास, इसको हम अरिथमेटिक मीन बोल रहे हैं ना, कि टोटल को डिवाइड कर देंगे, सम करके टोटल पे डिवाइड कर देंगे। नहीं, वाई बार आपका तब वैल्यूएट करते हैं जब आपके पास सैंपल्स हों डिफरेंट। अगर तो आपके पास सैम्पलिंग आप नहीं कर रहे, आप टोटल पॉपुलेशन की ही बात कर रहे हैं, आपके पास सैंपल्स नहीं है, तो जब आप टोटल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो आप जो ऊपर वाला ये फार्मूला है, कैपिटल एन वाला फार्मूला, आप इसको यूज करेंगे, आप सारी वैल्यूज को जमा करेंगे और एन से डिवाइड कर देंगे। ये है सिंपल जब आप पॉपुलेशन की बात करें। अब आपने क्या किया, आपने सैंपल्स लिए, सैंपल्स लेके आपने, यानी 100 आपके पास टोटल वैल्यूज थी, लेकिन आपने उसमें से 20 वैल्यूज पहले चूज की। मतलब बॉल्स की अगर बात करें, या इस तरह से कहते हैं कि हमारे पास क्लास के स्टूडेंट्स की जो पॉपुलेशन है वो 100 है, हमने पहले 20 स्टूडेंट्स को चूज किया और उनकी हाइट को मेजर किया। अब आपने 20 स्टूडेंट पहला सैंपल लिया, उसमें से 20 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट्स की हाइट को आपने मेजर किया। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि इनका आप मीन निकालें तो क्या होगा, आप 20 स्टूडेंट का मीन निकाल लेंगे, ऐसा ही है। 20 स्टूडेंट की मीन आता है, फर्ज करें 4.5। फिर आपने नेक्स्ट 20 स्टूडेंट्स को लिया, उनकी हाइट मेजर की और उसका मीन निकाला
वो आपके पास आ गया जी 4.5 पहले आया था, तो ये लेट्स सी 5 आ गया। इसी तरह से आपने 5 सैंपल बनाए और 5 का मीन अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक आपका प्रोसेस हो गया हर सैंपल के ऊपर अलग-अलग। अब अगर आपसे मतलब डिज़ायर ये है कि पॉपुलेशन का मीन बताएं, तो आप क्या करेंगे? सिंपल, जो आपने सैंपल्स के 5 मीन निकाले हुए हैं उनको सम अप करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जी सर, आगे समझ सर लगी? मतलब हम सैम्पलिंग की भी अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं और टोटल पॉपुलेशन का भी निकाल जी सकते हैं, जी दोनों जी का जी जी, सेपरेट बिल्कुल फार्मूला दिया हुआ है। बिल्कुल 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 इसी तरह वो आगे आपको समझ लग जाएगी कि किस डाटा में, जी सर। जब आपके पास डाटा किस तरह का हो तो आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है, वो आगे आपको समझ लग जाएगी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर अरिथमेटिक मीन की बात करें तो फॉलोइंग आर द वैल्यूज फॉर द स्टूडेंट हाइट, दैट इज 87, 91, 89, 88 सो ऑन 98 तक। तो आपके पास ये टोटल कितनी आ गई? 10 वैल्यूज आ गई। आपने करना क्या है? इन सारों को सम करना है और 10 से डिवाइड करना है, तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, जो कि वाई बार के साथ शो करते हैं। ये पॉपुलेशन का अरिथमेटिक मीन आ गया आपके पास। जब आपके पास सिंपल डाटा है तो आपने क्या किया? उनके समेशन की सारी वैल्यूज की और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ वैल्यूज से, तो आपके पास क्या आ गया? अरिथमेटिक मीन आ गया अनग्रुप डाटा का। ये अनग्रुप डाटा का। अपडेटिंग और करेक्टिंग द मीन। अपडेटिंग और करेक्टिंग द मीन से मुराद ये है कि अगर आपके पास ये वैल्यूज जो हैं, आपने पहले वैल्यूज लिखी, इनमें से एक वैल्यू चेंज हो जाती है। फर्ज करें 92 आपने गलत पुट कर दिया था, ये असल में वैल्यू जो थी वो 94 थी। या जो इसमें एग्जांपल दी होगी वो देख लेते हैं। इसने इसमें किया है जी कि इंस्टेड ऑफ 98 दी वैल्यू इज 94, इंस्टेड ऑफ वैल्यू दैट इज 98 ये 94 थी। आपसे गलती से ये पुट हो गया। तो अब आपने करना क्या है? इसकी अरिथमेटिक मीन को करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे करेंगे? उसका ये प्रोसीजर है। इस बात को समझ लीजिएगा कि आपके पास जो अरिथमेटिक मीन आ रही है, आपके पास वो वैल्यू जो है वो किस तरह से आपको इसको करेक्ट करेंगे? उसको करेक्ट करने के लिए आप सिग्मा को एक साइड पे रख लेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ? नंबर ऑफ वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे जो आपके पास मीन आ रही थी। मीन आपके पास आई थी 90.20 सेंटीमीटर। ये आपके पास मीन आई थी, अरिथमेटिक मीन आई थी 90.20। तो अगर सिग्मा वाई को एक साइड पे रख लें, एन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। एन इज बेसिकली नंबर ऑफ वैल्यूज। तो नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास कितनी आ गई? 10। तो 90.20 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 902 आ गया आपके पास। ये यहाँ पे जो है ना, ये गलती है वो में। ठीक है, तो आपके पास जो करेक्टेड वैल्यू आ रही है उसमें आपके पास जो मीन आ रहा है उसको आपने नंबर ऑफ वैल्यूज से मल्टीप्लाई किया तो 902 आ गया आपके पास, 902 आ गया। द करेक्टेड टोटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 98 एंड एडिंग 94। जो आपका टोटल सम आ रहा है ना वैल्यूज का, उसमें से 98 माइनस कर देंगे और दोबारा 94 ऐड कर देंगे। या इन दोनों का डिफरेंस आप देख लें कितना आ रहा है, 4 आपका माइनस हो रहा है। तो आपके पास जो टोटल सम आ रहा था उसमें से आपने 4 माइनस किया और अगेन डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मीन, जो 90.16 बन रहा है इस केस में। ठीक है जी, ये समझ लगी आपको? यानी अगर आपने कोई करेक्ट करनी हो वैल्यूज तो उसकी करेक्शन का तरीका ये है कि आप समेशन को वैल्यूएट करेंगे दोबारा से, और जो समेशन आएगा उसमें से जो गलत वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे और जो सही वैल्यू दोबारा आप है उसको ऐड करेंगे। और बाकी फर्दर प्रोसीजर वही है अरिथमेटिक मीन का। ऐड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे तो ये करेक्टेड मीन कहलाती है। ठीक है जी, सर ये हम सैंपल में भी कर सकते हैं और पॉपुलेशन में भी कर सकते हैं, दोनों में यही सेम होगा। समझ नहीं लगी आपकी बात की, मुझे दोबारा काइंडली आप रिपीट करेंगे कैसे? सर अपने डिसीजन कि मुझे यही भी कर सकते हैं। आपकी आवाज़ जो है ना वो डिस्टॉर्ट हो रही है, तो आप चैट में लिख सकती हैं ये क्वेश्चन, मैं उसमें आपको बेटर कर देता हूँ। सर अब आपको मेरी आवाज आ रही है या मैं जी बताएं बताऊं? जी। जी जी बताएं सर मैं जी ये आप। सर मैं ये पूछ रही थी कि आपने अभी कहा था ना कि पॉपुलेशन में भी हम अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं और सैम्पलिंग के थ्रू भी हम अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। तो मैं ये पूछ रही हूँ, जी जब हमारे पास गलत वैल्यू आ जाएगी, जब हम जी लोगों ने जी जी वैल्यू को दोबारा चेंज करना होगा, तो वो हम जी सैम्पलिंग में भी कर सकते हैं और पॉपुलेशन में भी, मतलब जो भी हमारे पास डाटा होगा हम सेट कर सकते हैं।
या ये जी कोई जी जी। रूल तो नहीं है ना कि सैम्पलिंग के लिए कोई अलग फॉर्मूला है और जब ओवरऑल नहीं पॉपुलेशन हो तो उसके लिए नहीं अलग है? नहीं नहीं, बेसिकली आपके जो फार्मूलाज दो डिफरेंट बनेंगे, एक बनेगा अनग्रुप डाटा के लिए जिसको आप प्राइमरी डाटा कहते हैं, और एक बनेगा ग्रुप डाटा के लिए जिसको आप सेकेंडरी डाटा कहते हैं। सिर्फ यही दो फार्मूलाज। ठीक है जी। अभी तक हमने जो कवर किया है वो अनग्रुप डाटा के लिए, जिसमें नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन है, आप उनको क्या करते हैं, जमा करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। ये आपके पास अरिथमेटिक में ये अनग्रुप। सर और अगर ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप में आपके पास कैसे आता है वो इससे अगला वाला फार्मूला, इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं। और सर ये जो अभी आपने करेक्ट करने वाला बताया, ये जरा एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। जी मैं रिपीट कर देता हूँ। आपके पास जो बेसिक फार्मूला होता है मीन निकालने का, जिसको हम वाई बार कह रहे हैं यहाँ पे, या म्यू कह लें, आप जो भी इसको कहना चाहें, तो वाई बार इज बेसिकली इक्वल टू समेशन ऑफ योर वैल्यूज। जितनी भी वैल्यूज हैं उन सारों को सम करते हैं और डिवाइड करते हैं आप नंबर ऑफ वैल्यूज। अब आपने पहली एक दफ़ा निकाला जी, उस वक्त आपके पास जो अरिथमेटिक मीन आया वो आया 90.20, लेकिन आपकी जो ऊपर वैल्यूज हैं उनमें एक वैल्यू गलत है, आपसे गलत पुट हो गई, 98 पुट हो गई। तो अब आपने अगर इसको ठीक करना है, 98 की बजाय वो वैल्यू है 94, तो वो कैसे करेंगे? वो करेंगे ऐसे कि आपने अरिथमेटिक मीन 90.20 जो निकाला है, इसको वापस आप इस फार्मूला को करें रीअरेंज और सम में ले जाएं। सम आपके पास आ रहा था 902 902 आ रहा था। तो 902 आपके पास ये जो जीरो है ये गलत लगा हुआ है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 90.2 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 इज बेसिकली योर नंबर ऑफ वैल्यूज, तो वो आपको क्या गिवन दे देगा? वो आपको दे देगा जी समेशन। तो आपने समेशन को आप करेक्ट करना है। सर आपने सम गलत किया ना, नंबर ऑफ वैल्यूज तो 10 ही हैं, लेकिन गलती कहाँ पे हुई? सम करते हुए हुई। सम करते हुए आपके पास 4 एक्स्ट्रा चला गया ना, 98 आपने पुट कर दिया 94 की बजाय, तो आपने यानी चार चार ज़्यादा जमा कर दिया। तो 4 को आपने माइनस करना है, तो आपने सम में कन्वर्ट किया, 902 किया। 902 में से आपने क्या किया? 902 में से आपने माइनस किया किसको? आपने माइनस किया जी उन वैल्यूज़ को, किन वैल्यूज़ को? ये जो 98 थी इसको आपने माइनस किया और 94 उसमें ऐड किया। तो ये आपके पास वैल्यूज जो फर्दर बनती जाएंगी, ये आपने करेक्टेड सिग्मा वाई निकाला, करेक्टेड सिग्मा वाई निकाल के आपने अगेन उसका जब मीन निकाला तो वो आपके पास क्या आ गया? 90.16 आ गया। इसमें ये गलती की हुई है, और वो गलती जो है वो पॉइंट की गलती है। इसको सॉल्व करते हुए जो एग्जांपल में की हुई है वो मैंने आपको बता दिया। असल में ये अच्छा अच्छा। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? जिस समेशन को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y से मुराद ये है, ये इस y से मल्टीप्लाई नहीं, समेशन को आप n से मल्टीप्लाई करें। देखें, सिंपल रखें, अरिथमेटिक मीन को n से, इस फार्मूला को सिर्फ रीअरेंज करें, यानी अरिथमेटिक मीन आपकी y बार यहाँ पे है, सिग्मा yi यहाँ पे है और n यहाँ पे है। n यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको n को इस तरफ ले आऊँ तो कैसे होगा? यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिग्मा y इज इक्वल टू बेसिकली n इंटू वाई बार, n इंटू वाई बार। n इज योर नंबर ऑफ वैल्यूज, दैट इज 10, और y बार आपके पास है 90.2 सेंटीमीटर। तो 90.2 10 से मल्टीप्लाई करें तो 902 हो जाता है ना। ये सिर्फ फॉर्मूला को रीअरेंज किया। ठीक है जी, इस बात की समझ लगी आपको? हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गई है। अब आपके पास जो गलत वैल्यू है उसको माइनस करने सम में से, और जो सही वैल्यू दोबारा है उसको आप ऐड करने। तो आपके पास फर्दर क्या हो जाएगी? ये करेक्टेड सिग्मा वाई आ जाएगा। करेक्टेड सिग्मा वाई से आप दोबारा अब क्या निकाल सकते हैं? मीन निकाल सकते हैं। सिग्मा इज समेशन बेसिकली। तो आपके पास समेशन करेक्ट होगी, आपने उसको नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड किया तो आपके पास वाई बार आ गया। ठीक है जी, यहाँ तक? जी सर, आ गई है समझ। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप डाटा का केस। ग्रुप डाटा के केस में आपके पास जो फॉर्मूला है उसमें आपने करना ये होता है कि जो दरमियान वाली वैल्यू है हर एक क्लास की, उस क्लास को आपने मल्टीप्लाई करना होता है उसकी फ्रीक्वेंसी से, और उनको करना होता है सम। हर क्लास की दरमियान वाली वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना होता है उसकी फ्रीक्वेंसी से, और उनको करना होता है सम मल्टीप्लाई करने के बाद।
और नीचे आपने क्या करना होता है, सिग्मा एफ आई, दैट इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, सिग्मा एफ इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है जी सिग्मा एफ? जी बताएं कोई, सिग्मा एफ किसके इक्वल होता है? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज के। नंबर ऑफ वैल्यूज के, एग्जैक्टली। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ए एम फॉर ग्रुप डाटा में आपके पास जो सिग्मा एफ है ये बेसिकली नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो उसी फार्मूला को आपने सिर्फ रीअरेंज किया है ग्रुप डाटा के केस में। बहुत सिंपल है कि आपने करना क्या है, फ्रीक्वेंसी और जो मिड वैल्यू है उस क्लास की, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और एक कॉलम आगे बना देना। जैसे इसकी एग्जांपल ये देखें अगर आप, तो ये हमारे पास क्लास 1 है 86 और 90, 91 से 95 और आगे उसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से गिवन है। तो पहले वाले का मिड पॉइंट आपके पास आ रहा है 88, दूसरे वाले का 93, तीसरे वाले का 98 और सो ऑन। और फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास 6, 4, 10, 6, 3 और 1। अब आपने नेक्स्ट जो कॉलम बनाना है उसमें आपने एफ वाई और वाई आई को मल्टीप्लाई करना है, यानी एफ को आपने वाई आई के साथ मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बना देना। 6 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू, 4 को 93 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 10 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी, ये आ गई आपके पास एफ आई की वैल्यूज। इन सारों को आपने कर लेना है सम, दैट इज बेसिकली इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, सॉरी समेशन ऑफ एफ आई इनटू वाई आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, वो आपके पास होता है अरिथमेटिक मीन होता है। किस केस में? ग्रुप डाटा के केस में। ठीक है जी, ये इसकी समझ लगी आपको? सिंपल आपने करना क्या है कि फ्रीक्वेंसी को मिड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है और एक कॉलम बना लेना है। वो जो कॉलम बना है उसका निकाल लेना है आपने सम, उस सम को आपने डिवाइड कर देना है समेशन एफ आई के साथ, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा। यहाँ तक क्लियर है जी आपको? यस सर, आ गई समझ। यहीं तक अभी रखते हैं, जिससे नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप चैप्टर 2 को देख लीजिएगा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डील कर लेंगे। और जो नेक्स्ट फिजिकल वीक होगा आपका यहाँ पे ऑन कैंपस, उसमें आपका क्विज होगा इंशाल्लाह मंडे को, जिसका मैं रोल नंबर या नाम कॉल करूँगा, सिर्फ वही लीव करेंगे, सिर्फ वही लीव करेंगे। और बारी बारी अपना चैट में रोल नंबर लिख के वो लीव कर देंगे जिनका मैं नाम कॉल करूंगा। अच्छा, ये एक पॉइंट है समेशन वाई और मल्टीप्लाई एन जो हो रहा था, तो ये मैंने क्लियर तो कर दिया है। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी, ये पहले लवीज़ा ताहिर हैं, ये लीव कर दें, अपना रोल नंबर लिख दें चैट में और लीव कर दें। नेक्स्ट है जी शारिक शमीर, ये लीव कर दें, अपना रोल नंबर लिख दें। इसके बाद है जी CS181099, ये अपना रोल नंबर लिखें और लीव कर दें। 181099 CS, जिनको मैं कह रहा हूँ वो लीव करें, सारे लोग अपनी मर्जी से लीव करना शुरू हो गए। अदनान खादिम है, ये अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें और लीव कर देंगे। अदनान खादिम। ईशा बुखारी, अपना रोल नंबर लिखें और लीव कर दें। जोहा ईमान जो है ये लीव कर दें, अपना रोल नंबर लिख के। मोहम्मद अदनान, अपना रोल नंबर लिख के लीव कर दें। मोहम्मद अली जो है ये लीव कर दें, अपना रोल नंबर लिख के। मोहम्मद नदीम है जी, ये लीव कर दें, अपना रोल नंबर लिख के। जी CS181088, ये लीव कर दें, अपना नंबर लिख के। ताहा फरूकी हैं जी, ये लीव कर दें, अपना रोल नंबर लिख के। सना खालिद लीव कर दें, अपना रोल नंबर लिख के। हमजा शाहिद लीव कर दें, अपना रोल नंबर लिख के।
अच्छा जी, CS181104 ये लीव कर दें अपना रोल नंबर लिख के। शीजा इमरान जो है वो लीव कर दें अपना रोल नंबर लिख के। ये RY के सॉफ्ट के नाम से है कोई अकाउंट, ये लीव कर दें अपना रोल नंबर लिख के। रोल नंबर 49 19 बैच, ये लीव कर दें अपना रोल नंबर लिख के। आयजा ईमान जो है वो लीव कर दें अपना रोल नंबर लिख के। अच्छा जी, इसके बाद फातिमा खान है वो लीव कर दें अपना रोल नंबर लिख के। हिना फरूक लीव कर दें अपना रोल नंबर लिख के। सिद्रा अकमल हाशमी लीव कर दें अपना रोल नंबर लिख के। हिना फरूक लीव कर दें अपना रोल नंबर लिख के। अरूज फातिमा लीव कर दें अपना रोल नंबर लिख के। नबील आबिद लीव कर दें अपना रोल नंबर लिख के। राना उमर लीव कर दें अपना रोल नंबर लिख के। सब्तैन अहमद लीव कर दें अपना रोल नंबर लिख के। हमाद अहमद लीव कर दें जी अपना रोल नंबर लिख के। तैमूर इरफान ये लीव कर दें। ये एज A.J मधी हैं, ये लीव कर दें अपना रोल नंबर लिख के। अवैस मुख्तार लीव कर दें। ये RY के सॉफ्ट के नाम से जो अकाउंट है ये लीव कर दें अपना रोल नंबर लिख के। मोहम्मद तोकीर अरशद ये लीव कर दें अपना रोल नंबर लिख के। अरेज खान ये लीव कर दें अपना नंबर लिख के। अक्सा अमजद लीव कर दें अपना रोल नंबर लिख के। मोहम्मद साद लीव कर दें। खोकर शुजा ये लीव कर दें अपना रोल नंबर लिख के। CS181076 ये लीव कर दें अपना रोल नंबर लिख के। उजैर जफर लीव कर दें अपना रोल नंबर लिख के। ये जो CS के स्टूडेंट हैं ये अभी लीव ना कीजिएगा, ये मेरी बात सुन के लीव कीजिएगा। 76 जो है। जी सर, मैं भी यही हूँ सर। अच्छा, अरेज खान लीव कर दें जी और मुबशर हुसैन लीव कर दें। अरेज खान ये CS181104 ये आपने अभी ज्वाइन किया है? सर वो पहले मैंने अटेंडेंस दे दी थी, वो अभी दोस्त ने कहा था कि सर ने कहा CS वाले रुके इसलिए मैं आया था। अच्छा अच्छा, अरेज खान आप इधर हैं या नहीं है?